हार्दिक स्वागत है। और आज आपकी पीजीटी और टीजीटी की परीक्षाओं के संदर्भ में मैं ब्रह्मास्त्र सीरीज़ का तीसरा पेपर लेकर हाजिर हुआ हूँ। प्रश्न छोटे हैं लेकिन पीजीटी की परीक्षा की दृष्टि से बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। और आइए आज शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। सामान्य सा प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता के किस पुरा स्थल से हमें 2 कब्रिस्तान मिले हैं। ध्यान रखिएगा, प्रश्न ये कह रहा है हड़प्पा सभ्यता के किस पुरा स्थल से हमें 2 कब्रिस्तान मिले हैं। इवन की कब्रिस्तान तो हमें लगभग ज़्यादातर नगरों से मिलते हैं, लेकिन ये कह रहा है 2 कब्रिस्तान किन स्थलों से मिले हैं। पहला ऑप्शन हड़प्पा है, दूसरा कालीबंगा है, तीसरा लोथल है और चौथा राखीगढ़ी है। तो मैं आपको बता दूं, हड़प्पा सभ्यता में हड़प्पा नगर से हमें 2 कब्रिस्तान मिलते हैं। सेमेट्री R37, कब्रिस्तान R37 और सेमेट्री H, कब्रिस्तान H। आपको ध्यान रखना चाहिए, हमें हड़प्पा नगर से 2 कब्रिस्तान के साक्ष्य मिले हैं। एक R37 है और दूसरा कब्रिस्तान H है। तो ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया। आइए मैं आपको कब्रिस्तान से संबंधित कुछ विशेष बातें और बता देता हूँ। विशेष तौर पे एकमात्र नगर मोहनजोदड़ो ऐसा है। ध्यान रखिएगा, ये प्रश्न अक्सर करके आया है कि हमें अभी तक किस नगर से कब्रिस्तान के साक्ष्य नहीं मिले हैं। तो ध्यान रखिएगा, मोहनजोदड़ो एक ऐसा नगर है जहां से हमें कब्रिस्तान के साक्ष्य अब तक नहीं मिले। यदि अगर कोई इनका समाधि क्षेत्र था भी तो भी उसकी जानकारी हमें अभी नहीं है। इट मीन्स मोहनजोदड़ो से हमारे पास कब्रिस्तान नहीं है। हड़प्पा नगर से हमारे पास 2 कब्रिस्तान है, R37 और सेमेट्री H। मैं आपको एक बात और बता देना चाहता हूँ, रोपड़ के मानवीय शवाधानों की एक बहुत विशिष्टता है कि यहाँ पर मानवीय शवाधानों के साथ कुत्ते भी दफनाए गए हैं। आपसे अक्सर ये प्रश्न पूछा जाता है कि ये बताइए, हड़प्पा सभ्यता के किस नगर में या किस ऐसे स्थल से ऐसे मानवीय शवाधान मिले हैं जहां पर कुत्ते भी मानवीय शवों के साथ दफनाए गए हैं। तो वो जगह है रोपड़। रोपड़ में मानवीय शवाधानों के साथ कुत्ते भी दफनाए गए हैं। और आइए अब देखते हैं आज का दूसरा प्रश्न। आपका दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है, सम्यक धर्म और सत्य नैतिक आचरण ऋत के, ये देखिए कीवर्ड है इसमें, ऋत के नियामक वैदिक देव कौन थे। ऋत अर्थात नैतिक नियमों का प्रणेता, नैतिक नियमों का संरक्षक किसे कहा गया है। और सही जवाब है वरुण। आपको ध्यान रखना चाहिए, वरुण की एक उपाधि है ऋतस्य गोपा, नैतिक नियमों का संरक्षक। तो एक ऐसा देवता जो ऋत का नैतिक नियमों का संरक्षक था, वो कौन है, तो वो है वरुण। ध्यान रखिएगा, वरुण बहुत इंपॉर्टेंट है। और वरुण की समानता ईरानी देवता अहुर मज़दा के साथ स्थापित की गई है। ये बात भी आप याद रखिएगा, वरुण की समानता ईरानी देवता अहुर मज़दा। ये प्रश्न कई बार आया है, डाउट में नहीं रहना चाहिए। आइए अब देखते हैं तीसरा प्रश्न क्या कह रहा है। तीसरा प्रश्न सामान्य तौर पे क्या कह रहा है, ये देख लीजिए। किस संगम लेखक ने नंद शासकों के संचित धन का उल्लेख किया है। वो संगम कालीन कौन सा कवि है जिन्होंने नंद शासकों के संचित धन का उल्लेख किया है। वो है मामूलनार। आपसे यहाँ पर एक प्रश्न ये भी आया है कि ये बताइए, मौर्यों के दक्षिण भारत पर किए गए आक्रमण का उल्लेख किसने किया है। तो उसमें भी आप याद रखिएगा मामूलनार का नाम
और उनके साथ परंगोर नारका नाम, ये दो तमिल कवि हैं, ये दो तमिल लेखक हैं जिन्होंने मौर्यों के दक्षिण भारत पर किए गए आक्रमण का उल्लेख किया है। क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर है और बड़ा ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। क्या कह रहा है? वह साक्ष्य जो अशोक के भ्रातृ युद्ध की परंपरा को झुठलाता है। ऐसा माना जाता है कि अशोक ने अपने राज्याभिषेक के पहले अपने सौतेले भाइयों के साथ उत्तराधिकार युद्ध लड़ा और इवन बौद्ध ग्रंथों में तो अशोक को अपने भाइयों का हत्यारा तक बताया गया है। प्रश्न ये कह रहा है कि ये बताइए वो साक्ष्य कौन सा है जो अशोक के भ्रातृ युद्ध यानी भाइयों के साथ हुए युद्ध की परंपरा को झुठलाता है। तो इसमें सही जवाब है सी। अशोक का 5वां शिलालेख अशोक के भ्रातृ युद्ध की परंपरा को झुठलाता है, क्योंकि अशोक अपने इस अभिलेख में अपने जीवित भाइयों के परिवारों का उल्लेख करता है और उनकी देखभाल करने की बात भी स्वीकार करता है। तो इससे ये पता चलता है कि माना जा सकता है उत्तराधिकार युद्ध हुआ हो, लेकिन उसने अपने सभी भाइयों को मार दिया हो, इस तरह की बात दिखाई नहीं पड़ती है। इस बात का उल्लेख अशोक ने अपने 5वें शिलालेख में किया है। तो इस प्रकार इस प्रश्न का उत्तर है अशोक का 5वां शिलालेख। और आइए देखते हैं अब 6वां प्रश्न क्या कह रहा है। 6वां प्रश्न जैसा कि आप देख रहे हैं आपके स्क्रीन पर है, किस राजा के सिक्कों पर 2 पतवारों वाले या 2 मस्तूल प्रकार के पानी के जहाज दर्शाए गए हैं। ये प्रश्न कई बार कई परीक्षाओं में पूछा गया है। आपको मैं बता दूं, अब चूंकि ये पूछ रहा है किन शासकों के पास, विकल्प भी आप थोड़ा देख लीजिए। विशेष तौर पर 2 पतवारों वाले जहाज का चित्रांकन है वशिष्ठिपुत्र पुलमावी के सिक्कों पर। यह तो एक कंफर्म विकल्प है। और एक दूसरा शासक है यज्ञश्री शातकर्णी, जिसके सिक्कों पर शंख, मत्स्य और पानी के जहाज का उल्लेख हुआ है। शंख, मत्स्य और पानी के जहाज का अंकन हुआ है, आप ऐसा कह सकते हैं। उल्लेख हुआ है, मैंने बोल दिया अंकन हुआ है। दिए गए प्रश्न के विकल्पों के अनुसार कि 2 मस्तूल प्रकार के पानी के जहाज दर्शाए गए हैं, तो जवाब है 2 और 3। तदनुसार आपका विकल्प नंबर ए सही है, यज्ञश्री शातकर्णी और वशिष्ठिपुत्र पुलमावी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रश्न संख्या 6 देखिए। अपने वाहन वृषभ के साथ शिव का मूर्त रूप में अंकन सर्वप्रथम किसके सिक्कों पर है? शिव का चित्रांकन किसके सिक्कों पर है सर्वप्रथम? तो सही जवाब है विमा कडफिसेस, कुषाण वंश का शासक विमा कडफिसेस। इट इज विमा कडफिसेस जिसके सिक्कों पर जटाजूटधारी शिव, उनके वाहन नंदी बैल और त्रिशूल का चित्रांकन हुआ है। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं, यह पहला विदेशी शासक जिसने शैव धर्म को स्वीकार किया। यह कुषाण शासक है, शैव धर्म का अनुयायी है। अब यहां पर एक बात और आती है, आगे शशांक को भी कट्टर शैव मतानुयायी कहा गया है, कट्टर शैव मतानुयायी कहा गया है। और यहां पर आपको ध्यान देना चाहिए, यह शशांक ही था जिसने बोधि वृक्ष पीपल को कटवा दिया था। शशांक ने ही बोधि वृक्ष पीपल को कटवा दिया था। और शशांक के सिक्कों पर भी जटाजूटधारी शिव, उनके वाहन नंदी बैल और त्रिशूल का चित्रांकन हुआ है।
लेकिन यहां पे पूछ रहा है सर्वप्रथम किसके सिक्कों पे हुआ है, तो सर्वप्रथम विमा कटफिसेस के सिक्कों पे हुआ है। आइए अब देखते हैं अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है समुद्रगुप्त प्रसन्न होने पर कुबेर के समान दानी और रुष्ट होने पर यमराज के समान क्रोधी था। इस जानकारी का स्रोत क्या है? ये प्रश्न कई बार आया है और ज़्यादातर छात्रों ने इसमें प्रयाग प्रशस्ति को लगाया है। ये जवाब गलत है और सही जवाब है एरण अभिलेख। एरण अभिलेख मध्य प्रदेश सागर जिले में है और इसी अभिलेख में ये कहा गया है समुद्रगुप्त प्रसन्न होने पर कुबेर के समान दानी और रुष्ट होने पर यमराज के समान क्रोधी था। यहीं पर मैं आपको एक बात और बता देता हूं, ये एरण अभिलेख सती प्रथा का प्राचीनतम अभिलेखीय साक्ष्य भी प्रस्तुत करता है। एरण अभिलेख, भानुगुप्त का एरण अभिलेख सती प्रथा का पहला अभिलेखीय साक्ष्य भी प्रस्तुत करता है। ये प्रश्न कई बार आ चुका है तो ध्यान रखिएगा। सती प्रथा का प्राचीनतम अभिलेखीय साक्ष्य भानुगुप्त का एरण अभिलेख, समुद्रगुप्त को यम के समान क्रोधी और कुबेर के समान दानी, एरण अभिलेख। और अगला प्रश्न आप देख लीजिए। 8वां प्रश्न कह रहा है किस विदेशी यात्री ने अछूतों की सबसे लंबी सूची दी है? सबसे लंबी सूची, 4 ऑप्शंस हैं आपके पास और सही जवाब है अल-बरूनी। अल-बरूनी अस्पृश्यों की 72 सूची का उल्लेख करता है। अल-बरूनी अस्पृश्यों की 72 सूची देता है और ये कहता है कि ये समाज में अस्पृश्य समझे जाते हैं, इनको छूना भी अच्छा नहीं माना जाता। और अगले प्रश्न की तरफ आते हैं। प्रश्न अब सरल हैं। यह कह रहा है सम्रांगण सूत्राधार किसकी कृति है? सम्रांगण सूत्राधार परमार शासक भोज की कृति है और ये शिल्प शास्त्र का ग्रंथ है। ये शिल्प शास्त्र का ग्रंथ है। ये बातें आप याद रखिएगा, ये प्रश्न कई बार पूछे गए हैं। सम्रांगण सूत्राधार, तो ध्यान रखिएगा ये परमार शासक भोज का ग्रंथ है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 10 देख लीजिए, पीजीटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। भिन्न मतावलंबियों के द्वारा एक मस्जिद को नष्ट कर दिए जाने पर एक मस्जिद के निर्माण के लिए अपने राजकोष से सबसे बड़ी धनराशि व्यय करने वाला शासक कौन है? कुमारपाल नहीं, गोविंद चंद्र नहीं, भीम द्वितीय नहीं, और वो शासक है जय सिंह सिद्धराज। जय सिंह सिद्धराज ने एक मस्जिद के निर्माण के लिए अपने राजकीय कोष से एक बड़ी धनराशि निर्गत की। इट इज जय सिंह सिद्धराज। प्रश्न संख्या 11 क्या कह रहा है? प्रश्न संख्या 11 कह रहा है गैडवाल वंश का वो कौन सा शासक था जो सर्वाधिक शक्तिशाली हुआ और जिसने विविध विद्या विचार वाचस्पति की उपाधि ली? विविध विद्या विचार वाचस्पति की उपाधि का संबंध किस शासक से है? तो सही जवाब है गोविंद चंद्र। ध्यान रखिएगा, इट इज गोविंद चंद्र गैडवाल वंश का सबसे विद्वान शासक है। इसी के दरबार में लक्ष्मीधर भी मौजूद थे और लक्ष्मीधर को इसी ने संरक्षण दिया। लक्ष्मीधर की पुस्तक का नाम है कृत्य कल्पतरु। ध्यान रखिएगा, लक्ष्मीधर को मंत्र महिमा का आश्चर्य भी कहा गया है। बोले लक्ष्मीधर को किसने संरक्षण दिया? गैडवाल वंश का शासक गोविंद चंद्र। गोविंद चंद्र स्वयं भी विद्वान था और उसकी उपाधि क्या है? तो विविध विद्या विचार वाचस्पति। और आगे देखते हैं अगला प्रश्न।
क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है? सल्तनत काल में दिल्ली की राजगद्दी पर बैठने वाला अकेला भारतीय मुस्लिम कौन था? और अगर आप विकल्पों को देखेंगे तो फटाफट लगा देंगे हेमू विक्रमादित्य, गलत हो जाएगा। सही जवाब है नासिरुद्दीन खुसरव शाह। दिल्ली सल्तनत में दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला एकमात्र भारतीय मुस्लिम कौन है? वो है नासिरुद्दीन खुसरव शाह, कन्वर्टेड मुस्लिम था। और यहां पे कहते हैं कि दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला अंतिम हिंदू शासक, तो इट इज हेमू विक्रमादित्य। ये वही हेमू विक्रमादित्य है जिसका अकबर के साथ पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ था 5 नवंबर 1556। 5 नवंबर 1556 को पानीपत के द्वितीय युद्ध में अकबर के सेनापति बैरम खान ने हेमू को परास्त करके एक बार मुगल वंश को पुनर्स्थापित किया। फिलहाल आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न मैच दी फॉलोइंग का है और मैंने आपसे हमेशा कहा है कि प्रश्नों को मैच करते समय एरो मत लगाइएगा, नंबरिंग से आप मैच करिएगा। चिश्ती संप्रदाय, तो चिश्ती संप्रदाय के सूफी हैं हजरत निजामुद्दीन औलिया, तो यहां पे आप नंबर डालिए 2। सुहरावर्दी संप्रदाय के सूफी हैं बदरुद्दीन जकारिया, लिखा हुआ है, यहां पे नंबर डालिए 1। वास्तव में ये है बहाउद्दीन जकारिया, चूंकि क्वेश्चन में जैसा आया है वैसा ही लिख दिया गया है। ये है बहाउद्दीन जकारिया साहब, तो बहाउद्दीन जकारिया के लिए 1। शतारी संप्रदाय के लिए आपको लगाना है शाह मोहम्मद गौस और नक्शबंदी संप्रदाय के लिए ख्वाजा बकी बिल्लाह। ऑप्शंस आपके पास हैं 2, 1, 4, 3। आइए क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है? अहल ए मुराद नामक दरबारियों का एक गठन, एक वर्ग का गठन किसने किया था? अकबर बिल्कुल गलत, बाबर बिल्कुल गलत, और यहां पर जवाब है हुमायूं। मुगल शासक हुमायूं ने अपने दरबार में दरबारियों के एक वर्ग अहले मुराद का गठन किया। इसको थोड़ा आगे देख लीजिए। वास्तव में हुमायूं ने अपने दरबार में दरबारियों के 3 ग्रुप बनाए, जिसमें है पहला अहल ए दौलत। अहल ए दौलत जिसमें राज परिवार के सदस्य शामिल थे, उच्च अधिकारी शामिल थे। इट मींस अहल ए दौलत, अहले दौलत या अहल ए दौलत। दूसरा है अहल ए सादात, जिसमें सद्र धार्मिक न्यायिक अधिकारी, काजी, उलेमा वर्ग और प्रबुद्ध विद्वान लोग शामिल थे। और तीसरा है अहल ए मुराद, जिसमें संगीतज्ञ, वादक और नर्तक आदि शामिल थे। हुमायूं के दरबार में जो राज दरबार के लोग हैं उनका गठन 3 वर्गों में है, अहल ए दौलत, अहल ए सादात और अहल ए मुराद। ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है। और आइए अब देखते हैं आज का अंतिम और 15वां प्रश्न। पंद्रहवां प्रश्न देखिए, सिक्कों से है। शेर शाह सूरी ने तांबे का एक सिक्का चलाया था दाम, और चांदी का एक सिक्का चलाया था रुपया। दोनों का अनुपात पूछ रहा है, तो इट इज 1:64। कितना है? 1:64। शेर शाह के रुपए और शेर शाह के दाम का अनुपात कितना है? 1:64। मैं आपको बता दूं, अकबर ने भी तांबे का एक सिक्का दाम चलाया था। तो शेर शाह का रुपया और अकबर का दाम, शेर शाह का रुपया और अकबर का दाम अगर आपको अनुपात चुनना है तो 1:40। शेर शाह का रुपया और शेर शाह का दाम चुनना है तो 1:64। तो आज की टेस्ट सीरीज के 15 प्रश्न कंप्लीट होते हैं। अगला टेस्ट पेपर जल्दी लेके हाजिर हो रहा हूं। इन प्रश्नों को आप क्लियर कट ढंग से अपनी नोटबुक में लिखिए, रिवाइज करिए। आते हुए प्रश्न गलत नहीं होने चाहिए। मुझे विदा दीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।